जब भी आप भारत की ग्रोथ में पैसा लगाना चाहते हो, यानी कि आप निफ्टी 50 इंडेक्स में पैसा लगाना चाहते हो, तो आपके पास दो ऑप्शंस निकल कर आते हैं, एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और एक निफ्टी 50 ईटीएफ। अब जब भी आप इन दोनों ऑप्शंस को देखते हो तो काफ़ी कंफ्यूज्ड हो जाते हो। क्यों? क्योंकि दोनों ऑप्शन काफ़ी बढ़िया हैं निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करने के, एंड दोनों के सेम रिटर्न हैं। तो अगर आपने बिना जाने किसी एक ऑप्शन को चूज कर लिया तो सिर्फ 500 रुपये की एसआईपी से 15 से 20 सालों में आपके फाइनल कॉर्पस में 2 लाख रुपए तक का डिफरेंस आ सकता है। सो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन दोनों के बीच में कौन कौन से डिफरेंस हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, एंड एसआईपी से इन्वेस्ट करने के लिए कौन सा ऑप्शन आपके लिए परफेक्ट है। देखते रहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप मुझे इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम है पीयूष। इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ अपनी फाइनेंशियल लर्निंग्स शेयर करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपके लिए सब्सक्राइब करना फ्री है, लेकिन आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे ऐसी वीडियोस बनाने का काफी मोटिवेशन मिलता है। तो इंडेक्स फंड और ईटीएफ को समझने से पहले थोड़ा इंडेक्स को समझते हैं। यहाँ पर थोड़ा टाइम बिताते हैं कि इंडेक्स आखिर मार्केट में क्यों आए और इनका यूज केस क्या है। तो एनएसई जो इंडिया का एक एक्सचेंज है, इंडिया के 2 एक्सचेंज हैं इक्विटी मार्केट में, एनएसई और बीएसई। तो सिर्फ एनएसई एक्सचेंज पर 6000 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। तो अब अगर आपको आज ये देखना हो कि आज भारतीय बाजार में तेजी रही या मंदी रही, तो फिर आप क्या 6000 कंपनीज को जाके ट्रैक करोगे कि आज कितनी कंपनीज ऊपर थी, कितनी कंपनीज नीचे थी? तो यहां पर फिर इंडेक्स की एक जरूरत होती है कि एक ऐसा कोई इंडेक्स होना चाहिए जिसे देखकर यह पता लगाया जा सके कि भारतीय बाजार में आज तेजी रही या आज मंदी रही। तो यहां पर फिर निफ्टी 50 इंडेक्स को लाया गया। निफ्टी 50 भारतीय बाजार की टॉप 50 बड़ी कंपनीज मार्केट कैप के अकॉर्डिंग होल्ड करता है। एंड ऐसा नहीं है कि इसमें वो कंपनी एक बार फिक्स हो जाती हैं। जब भी इसमें कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो उस कंपनी को बाहर निकालकर जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही होती है बाकी कंपनीज में से, उस कंपनी को इसमें शामिल कर दिया जाता है। अच्छा, अब सवाल ये आया कि इसमें जो शामिल करता है और हटाता है वो कौन है? तो जो एनएसई एक्सचेंज है उन्हीं ने निफ्टी 50 इंडेक्स को बनाया है। तो जो मैनेजमेंट होता है निफ्टी 50 का कंपनी हटाने का और ऐड करने का, ये एनएसई ही करता है। तो एनएसई कंपनी का इंडेक्स है निफ्टी 50। इसी तरीके से सेंसेक्स आपने सुना होगा, सेंसेक्स में इंडिया की टॉप 30 बड़ी कंपनी शामिल होती है मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। तो जो सेंसेक्स है उसका मैनेजमेंट करता है बीएसई। तो इस तरीके से फिर हर सेक्टर के लिए, हर मार्केट कैप के अकॉर्डिंग इंडेक्स लाए गए। फॉर एग्जांपल लार्ज कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स। तो जैसे लार्ज कैप इंडेक्स में सिर्फ बड़ी कंपनीज आती हैं, मिड कैप इंडेक्स में मध्यम वर्गीय कंपनी आती हैं, एंड स्मॉल कैप कंपनीज में काफी छोटी कंपनीज को शामिल किया जाता है। एंड इसी तरीके से सेक्टोरल इंडेक्स भी लाए गए, लाइक निफ्टी आईटी है, निफ्टी फार्मा है, निफ्टी एफएमसीजी है या निफ्टी ऑटो है। तो इस तरीके से हर मार्केट कैप के लिए और हर सेक्टर के लिए एक ना एक इंडेक्स बनाया गया। एंड अगर आप एनएसई के इंडेक्स को देखोगे तो उसके हर इंडेक्स में आपको आगे निफ्टी मिलेगा, लाइक निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा। ये सारे इंडेक्स जो हैं वो एनएसई ने बनाए हुए हैं। तो ये कहानी है इंडेक्स की। तो अब पहले म्यूचुअल फंड को समझते हैं। तो अगर आपको भारतीय बाजार में पैसा निवेश करना है तो वहां पर फिर आपको जो कंपनीज में पैसा आपको लगाना है, निवेश करना है, तो आपको उन कंपनीज की बैलेंस शीट पढ़नी पड़ेगी, आपको उन कंपनीज का प्राइस एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि जो कंपनी में मैं पैसा लगा रहा हूं क्या वो मुझे सही वैल्यू पर मिल रही है या नहीं। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि हर इन्वेस्टर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो कंपनीज की बैलेंस शीट को देखे या प्राइस एनालिसिस करे और उनकी वैल्यू देखे एंड उसके बाद मार्केट में टाइम निकालकर उन शेयर्स को बाय करे। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड एक्चुअल में कैसे काम करते हैं थोड़ा वो समझते हैं। तो म्यूचुअल फंड में एक फंड हाउस होता है, लाइक एसबीआई एएमसी है या एचडीएफसी एएमसी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो ये फंड हाउस को आप पैसा देते हो। इस फंड हाउस ने अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड्स लॉन्च किए गए हैं। एंड हर म्यूचुअल फंड का एक फंड मैनेजर होता है जो उस फंड में आए हुए पैसे को मैनेज करता है, यानी कि कहाँ पर निवेश करना है, कहाँ से पैसा निकालना है। एंड ये फंड मैनेजर अकेला काम नहीं करता, इसकी पूरी टीम होती है जो पीछे रिसर्च करती रहती है हमेशा, एंड फिर उसके बाद ये पैसा आपका निवेश करते हैं। इसके बदले में ये आपसे एक फीस लेते हैं, फीस चार्ज करते हैं, क्योंकि ये रिसर्च कर रहे हैं, इनकी पूरी टीम लगी हुई है। इस फीस को बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। अब ये एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड का, जो क्योंकि इनमें रिसर्च हो रही है तो इनको एक्टिव म्यूचुअल फंड बोलते हैं। तो ये एक्सपेंस रेशियो 1 से 1.5 से 2% तक होता है। तो इस तरीके से आप किसी भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू या लमसम के थ्रू निवेश कर सकते हो। तो जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो आपको कल की क्लोजिंग एनएवी मिलती है। यानी कि अगर मैंने आज किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, चाहे वो एसआईपी के थ्रू चाहे वो लमसम अमाउंट, तो मुझे एनएवी कल की मिलेगी। अब एनएवी को समझते हैं। एनएवी का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। अब ये नेट एसेट वैल्यू क्या होती है? तो भाई आप एक चीज समझो, आप किसी भी म्यूचुअल फंड में 500 रुपए निवेश कर रहे हो और वो पैसा वो 50-100 कंपनीज में लगता है।
तो अब अगर आप इनको खुद से लगाने जाते किसी भी कंपनी में तो वहाँ पर 500 रुपये काफ़ी छोटा अमाउंट होता, क्योंकि किसी शेयर की प्राइस ही 1000 रुपये होती, तो फिर आप उस पैसे को 50 कंपनीज में निवेश कैसे करते। तो म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं, एक तरीके से इन्होंने एक छोटी टोकरी बना दी है, यानी कि बहुत कम कम उसमें शेयर रखे हैं, यानी कि एक पूरा शेयर भी नहीं रखा, उसमें आधे, किसी में और छोटा टुकड़ा, एक तरीके से एक शेयर्स की बास्केट बना दी है, जिसमें बड़े बड़े शेयर्स में निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ बाय द वे, तो उसमें रिलायंस है, HDFC बैंक है, इन्फोसिस है, इनकी बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी उन्होंने रखी है इस टोकरी में। इस टोकरी की एक प्राइस इन्होंने अलग से फिक्स की है, उसे बोलते हैं NAV। तो जब आप पैसा निवेश करते हो तो आप एक तरीके से म्यूचुअल फंड में उस छोटी सी टोकरी को खरीदते हो, और उस टोकरी को इन्होंने नाम दिया है यूनिट। तो आप उस यूनिट को खरीदते हो, उसका एक NAV होता है उस पर। तो NAV है एक प्राइस और यूनिट है वो एक टोकरी जिसे आप खरीदते हो। तो जैसे जैसे उन शेयर्स का प्राइस बढ़ता है, जिन शेयर्स में निवेश किया गया है, जिन शेयर्स को उस टोकरी में रखा गया है, उस तरीके से ही आपके जो NAV है उसकी प्राइस बढ़ती रहती है, यानी कि नेट एसेट वैल्यू उसकी बढ़ती रहती है। तो इस तरीके से हर म्यूचुअल फंड काम करता है। तो ये कहानी हो गई अब म्यूचुअल फंड की। अब समझते हैं इंडेक्स फंड की कहानी। तो भाई बात ये हुई कि जब म्यूचुअल फंड्स आए तो लोगों ने कहा कि भाई म्यूचुअल फंड की हमें जो एक्सपेंस रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, एंड दूसरी चीज़ क्योंकि इसमें फंड मैनेजर ही सारे डिसीजन ले रहा है तो हमें इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा लग रही है, क्योंकि अगर उसने एक गलत डिसीजन ले लिया तो हमारा पैसा डूब सकता है। तो यहाँ पर फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आए इंडेक्स फंड। अब इंडेक्स फंड क्या है, क्यों ना अब ऐसा किया जाए कि इस फंड मैनेजर के डिसीजन को ही हटा दिया जाए, तो फिर यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो भी कम हो जाएगा और आपकी रिसर्च वगैरह है वो भी खत्म हो जाएगी, तो इसका डिसीजन लेने का जो काम है वो भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर अब इंडेक्स फंड होता क्या है, इसे मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा आपको। तो जैसे क्लास में एक टॉपर होता है, तो टॉपर मेहनत करता है, दिन रात पढ़ाई करता है, सारी चीज़ें देखता है, तब जाके वो एग्ज़ाम देता है। तो अब एग्ज़ाम में लोग अगर ये कह दें कि भैया सिर्फ टॉपर मेहनत करेगा, हम तो टॉपर की कॉपी में से नकल करेंगे, यानी कि उसे कॉपी करेंगे, तो सेम यहाँ पर काम हो रहा है। यहाँ पर जो टॉपर है वो है, अगर निफ्टी 50 के एग्जाम्पल में लूँ तो टॉपर है निफ्टी 50 इंडेक्स। यहाँ पर इसे मैनेज कर रहे हैं NSE एक्सचेंज। तो कंपनी शामिल हो रही हैं, कंपनी हटाई जा रही हैं, वो सारा काम अब NSE का हो गया। रिसर्च वगैरह उसका काम है, उसका नहीं है फंड मैनेजर का। तो फंड मैनेजर की टीम की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि रिसर्च ही नहीं हो रही है यहाँ पर। तो अब फंड मैनेजर का काम सिर्फ इतना है कि वो निफ्टी 50 इंडेक्स को देखेगा, उसमें जिस वेटेज में पैसा निवेश किया गया है, जिस कंपनी की जितनी वेटेज है, उसी कंपनी अपने फंड में उतनी ही वेटेज में हर कंपनी में पैसा निवेश कर देगा। तो यहाँ पर दो चीज़ें हो गई। इसकी वजह से इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा कम हो गया, क्योंकि इसमें फंड मैनेजर काम ही नहीं कर रहा है, कोई टीम नहीं है, तो एक्सपेंस रेशियो इसकी वजह से बहुत कम हो गया। सेकंड चीज़ इसमें हुई कि इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, क्योंकि अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो गई। आपको हमेशा पता है कि मेरा पैसा निफ्टी 50 में अगर इन्वेस्ट हो रहा है, निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में, तो आप सिर्फ निफ्टी 50 को देख के अंदाजा लगा सकते हो कि आपका पोर्टफोलियो में जो इंडेक्स फंड है, जो म्यूचुअल फंड है, ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, तो दो तरीके म्यूचुअल फंड होते थे। एक्टिव म्यूचुअल फंड अभी आपको पहले समझा दिया था, जिसमें फंड मैनेजर एक्टिवली काम करता है। ये कैटेगरी आती है पैसिव फंड में, यानी कि इंडेक्स फंड जो होते हैं वो पैसिव फंड्स की कैटेगरी में आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी फंड मैनेजर काम नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ आराम से बैठ के कॉपी कर रहा होता है। तो इसकी वजह से मार्केट में जितने भी इंडेक्स हैं, चाहे वो ब्रॉड मार्केट इंडेक्स हो लाइक निफ्टी 50 या निफ्टी मिड कैप या निफ्टी स्मॉल कैप, या फिर वो सेक्टोरल इंडेक्स हो लाइक निफ्टी IT है या निफ्टी फार्मा है या निफ्टी FMCG है, तो जितने भी इंडेक्स हो सकते हैं मार्केट में, उस हर इंडेक्स का एक इंडेक्स फंड बनाया जा सकता है, यानी कि उसमें आराम से पैसा निवेश किया जा सकता है। तो हर इंडेक्स की एक तरीके से एक टोकरी बनाई जा सकती है, छोटी टोकरी, तो उसे बोल दिया जाता है इंडेक्स फंड में पैसा निवेश करना। तो ये है कहानी पूरी इंडेक्स फंड की। अब समझते हैं ETF को। ETF मीन्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। अब जैसा मैंने अभी आपको समझाया था इंडेक्स फंड के केस में कि एक टोकरी होती है शेयर्स की, उसे आप जब भी आप इंडेक्स फंड में निवेश करते हो तो उसे आप फंड हाउस से खरीदते हो। अब इस टोकरी को एक्सचेंज पर ट्रेड कर दिया गया, यानी कि आप इस टोकरी को अब एक्सचेंज से खरीद सकते हो। ऐसा क्यों हुआ? एक्चुअल में इंडेक्स फंड में एक बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी। फॉर एग्जाम्पल, आज मार्केट गिरा 5%। अब इंडेक्स फंड में जब आप पैसा निवेश करने चाहोगे, क्योंकि अब मार्केट 5% नीचे मिल रहा है आपको, तो आप इसी टाइम पैसा निवेश करना चाहते हो। लेकिन इंडेक्स फंड में वही प्रॉब्लम है कि उसकी जो NAV मिलेगी वो आपको कल की NAV मिलेगी, यानी कि कल की प्राइस मिलेगी। एक तरीके से फंड हाउस का ये कहना है कि आपने आज हमें पैसा दे दिया, लेकिन आपका पैसा कल निवेश होगा, तो उसकी जो NAV है वो कल डिसाइड होगी, आज नहीं होगी। तो ये प्रॉब्लम इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा परेशान करने लगी, क्योंकि गिरते हुए मार्केट का कोई इसमें मज़ा ही नहीं ले पा रहा।
इसकी वजह से जो ETF है, तो इसमें जो वो फंड हाउस की जो टोकरी थी शेयर्स की, इसको एक्सचेंज पर ट्रेड कर दिया गया, यानी कि NSE BSE पर अब वो जो टोकरी है वो ट्रेड हो रही है। उस टोकरी को अब कोई भी एक प्राइस, उसकी जो प्राइस है उस पर कोई भी आराम से उसे खरीद सकता है। उस प्राइस को बोलते हैं NAV। तो अब एक तरीके से हर यूनिट एक्सचेंज पर ट्रेड हो रही है। वही टोकरी, सेम सारी चीज़ें हैं, आप उसे बिल्कुल रियल टाइम प्राइस पर बाय कर सकते हो। इसकी वजह से यहाँ पर दो चीज़ें अच्छी हो गई। एक, आप गिरते हुए मार्केट का तो मज़ा ले ही सकते हो, आप कभी भी इसे रियल टाइम प्राइस पर खरीद सकते हो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ। दूसरी चीज़ इसमें एक और ये हो गई कि इसका एक्सपेंस रेशियो जो अभी इंडेक्स फंड था इससे भी काफ़ी कम हो गया। अच्छा, ऐसा क्यों हो गया? वैसे ये चीज़ यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा आपको कि ETF का जो एक्सपेंस रेशियो है वो इंडेक्स फंड से भी कम कैसे हो जाता है। तो वो ऐसे हो जाता है, जब आप इंडेक्स फंड में पैसा निवेश करते हो तो वहाँ पर फंड मैनेजर के लिए दो प्रॉब्लम है। एक, उसे नहीं पता कि आज कितना पैसा आ सकता है। दूसरी चीज़, उसे नहीं पता कि आज कितना पैसा जा सकता है। तो इसकी वजह से उसे कुछ पैसा तो सिर्फ बफर के लिए रखना पड़ता है कि अगर लोगों ने पैसा विड्रॉ किया तो फिर मुझे ये पैसा मैं उनको तुरंत दे सकता हूँ। अगर उन्होंने पैसा इसमें से निकाला तो मैं उन्हें पैसा ये तुरंत दे सकता हूँ। दूसरी चीज़, उसे रियल टाइम प्राइस पर हर दिन मार्केट में खरीदना पड़ता है, उसे यूनिट्स बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर एक जो मैनेजमेंट है ये हमेशा 24 घंटे लगातार चलता रहता है। लेकिन ETF के केस में ऐसा नहीं होता। ETF में जब भी आप ETF खरीदते हो तो वह फंड हाउस से नहीं खरीदते हो, वहाँ पर मार्केट मेकर्स आते हैं। ये मार्केट मेकर्स कौन होते हैं? तो मार्केट मेकर्स बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ये क्या करते हैं, ये बड़ा पैसा लेकर जाते हैं, लाइक 500 करोड़, 1000 करोड़। ये सीधा जाएंगे फंड हाउस के पास और उनसे बोलेंगे कि ये लो हमारे पैसे, हमें वो जो तुम यूनिट्स लोगों को देते हो इंडेक्स फंड में, वो यूनिट्स आप हमें दे दो। हम इन यूनिट्स को सेल करेंगे एक्सचेंज पर, NSE और BSE। वहां से इन यूनिट्स को कोई भी आम निवेशक खरीद और बेच सकता है। तो अब यहाँ पर चीज ये हो गई कि उन्होंने एक ही बार में इतना बड़ा सेटलमेंट कर लिया, लाइक 1000 करोड़ का। तो फंड मैनेजर को बार बार सेल और बाय नहीं करना पड़ रहा। उसने एक ही बार में 1000 करोड़ का जो माल था उसने खरीद लिया, वो यूनिट्स बनाकर मार्केट मेकर्स को दे दिए। अब आप जो यूनिट्स खरीदते हो और बेचते हो वो मार्केट मेकर से खरीदो और आराम से बेचो। अब जनरली आप मार्केट मेकर से भी नहीं खरीद रहे होते हो। मार्केट मेकर से तो आप तब खरीद रहे होते हो जब लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आती है, या मार्केट में एक सडन मूवमेंट आ जाता है, मार्केट नीचे आ जाता है या एकदम से ऊपर चला जाता है। जनरली आप मेरे जैसे आम निवेशक से खरीद रहे होते हो। फॉर एग्जांपल, मैंने निफ्टी 50 में के ETF में निवेश किया था आज से 2 साल पहले। अब भले अभी मार्केट गिर गया है, लेकिन मुझे उसमें से पैसा निकालना है क्योंकि मुझे उसमें रिस्क ज़्यादा लग रहा है या मुझे पैसे की ज़रूरत है। लेकिन आपको उसी टाइम पे निफ्टी 50 इंडेक्स में निवेश करना है ETF के थ्रू। तो मैं अपना बेचने का ऑर्डर लगा रहा हूं, आप खरीदने का ऑर्डर लगा रहे हो। तो एक तरीके से वो यूनिट सीधा मुझसे आपके पास ट्रांसफर हो रही है। इसकी वजह से इसका एक्सपेंस रेशियो इंडेक्स फंड से भी काफी कम हो जाता है। क्योंकि अगर आप इंडेक्स फंड में निवेश कर रहे थे तो मैंने अगर बेचने का ऑर्डर लगाया है तो पहले मेरे हिस्से के शेयर्स फंड जो मैनेजर है वो बेचेगा और मुझे फिर उसका पैसा देगा। आपने उतने ही अमाउंट का खरीदने का लगाया है तो वो आपसे पैसे लेगा, फिर उसको वापस जाके खरीदेगा। तो इसकी वजह से इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है, ETF में ये एक्सपेंस रेशियो काफी कम हो जाता है। तो ये दो काफी बड़े डिफरेंस हैं ETF और इंडेक्स फंड के बीच में। एक, ETF का एक्सपेंस रेशियो इंडेक्स फंड से भी कम हो जाता है। दूसरा, आप इसे रियल टाइम प्राइस पर बाय कर सकते हो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ। अब इनके बीच के डिफरेंस समझते हैं कि इनके बीच में और क्या क्या डिफरेंस है। तो पहला है बाइंग डिफरेंस। ETF को आप बिना डीमैट अकाउंट के नहीं खरीद सकते। ETF को हमेशा आपको मार्केट टाइम में ही बाय करना पड़ेगा, यानी कि 9:15 से 3:30 बजे। लेकिन जब आप इंडेक्स फंड में पैसा निवेश करते हो तो वहां पर आप कभी भी अपना पैसा म्यूचुअल फंड हाउस को दे सकते हो, चाहे आप आधी रात पे दे सकते हो। तो फिर आपको कल की NAV मिलती है, तो उसमें आपको टाइम की बाउंडेशन नहीं मिलती। आप इंडेक्स फंड में कभी भी पैसा आप दे सकते हो, आपको कल की यानी कि आपको एक दिन बाद की NAV मिल जाएगी। लेकिन ETF में आपको रियल टाइम प्राइस पर रियल टाइम में ही खरीदना पड़ेगा। दूसरा फर्क है प्राइस का। ETF में जब आप निवेश करते हो तो आपको रियल टाइम प्राइस मिलती है, लेकिन इंडेक्स फंड में जब आप निवेश करते हो तो आपको एक दिन बाद की NAV मिलती है, यानी कि एक दिन बाद की आपको प्राइस मिलेगी। आपको रियल टाइम प्राइस कभी नहीं मिलती है। अगला फर्क है SIP का। इंडेक्स फंड में आपको अच्छा ऑप्शन मिलता है SIP का। आप कितने भी अमाउंट का एक SIP अमाउंट डिसाइड कीजिए और आप उस SIP को एक बार ऑटो पे कर दीजिए, आप बिल्कुल एकदम फ्री हो गए हो। यहाँ पर आपको कोई भी दिमाग पे लोड लेने की जरूरत नहीं है। जिस तारीख को आपने SIP डिसाइड की है उस तारीख को आपका पैसा अपने आप उस इंडेक्स फंड में निवेश हो जाएगा।
अब SIP की सुविधा तो आपको ETF में भी मिलती है, लेकिन वो इंडेक्स फंड में जिस तरीके से SIP एक स्मूथ प्रोसेस होती है वो आपकी ETF में नहीं हो पाती है। ETF में आप अगर थोड़ा सा भी अगर चूक गए, आप भूल गए, तो फिर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो रह सकता है। अगला फर्क है एक्सपेंस रेशियो का। वो मैं आपको पहले ही बता चुका कि इंडेक्स फंड जो होते हैं उनका एक्सपेंस रेशियो हाई होता है, लेकिन जो ETF होते हैं उनका एक्सपेंस रेशियो इंडेक्स फंड के कंपैरिजन में काफी कम होता है। अगला फर्क है ब्रोकरेज और चार्जेस का। एक्चुअली बात यह है, इंडेक्स फंड में जब आप पैसा निवेश करते हो तो आप फंड हाउस से डील कर रहे हो, लेकिन यहां पर ETF में जब आप अपना पैसा निवेश कर रहे हो तो आप सीधा एक्सचेंज से खरीद रहे हो, एक्सचेंज पर बेच रहे हो। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो ब्रोकरेज है, जो डीमैट अकाउंट जो लेता है, जो ब्रोकर होते हैं, इंडियन ब्रोकर लाइक एंजल वन है, अपस्टॉक है या धन है, तो ये सब जो आपसे ब्रोकरेज लेते हैं, ये ब्रोकरेज आपको इंडेक्स जो फंड हाउस है उसको नहीं जाती, ये ब्रोकरेज आपकी जाती है जिस ब्रोकर के थ्रू आप खरीद रहे हो, क्योंकि उसके यहाँ पर ही आपका डीमैट अकाउंट है। तो इस तरीके से ETF के केस में आपके ऊपर एक ब्रोकरेज चार्जेस लगता है जो इंडेक्स फंड में नहीं लगता। अगला फर्क है बिड आस्क स्प्रेड का। एक्चुअली अगर कोई ETF ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लोग उसमें ज़्यादा खरीद बेच नहीं कर रहे हैं, तो अगर मार्केट में कोई सडन मूवमेंट आया तो उसमें वहाँ पर फिर एक बिड आस्क स्प्रेड का फर्क आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बेचने वाले ऑर्डर लगे हैं 100 रुपये पे, लेकिन खरीदने वाले ऑर्डर लगे हैं 98 रुपये पे। तो अब अगर आपको यहाँ पर बेचना होगा, आपको जल्दी ही बेचना है, लाइक आपको पैसे की ज़रूरत है, तो फिर आपको लोअर प्राइस पर बेचना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक स्प्रेड आपको दिख रहा है। लेकिन इंडेक्स फंड में ये स्प्रेड होता ही नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्टली वो टोकरी सीधा फंड हाउस से खरीदते हो, लेकिन इसमें आप फंड हाउस से नहीं, मेरे जैसे आम निवेशक से उस टोकरी को खरीद रहे हो। अगला फर्क है इंट्राडे ट्रेडिंग का। अगर आप ट्रेडिंग थोड़ा बहुत करना चाहते हो तो फिर आप ETF में तो आराम से कर सकते हो, क्योंकि इसे आप रियल टाइम प्राइस पर खरीद रहे हो, रियल टाइम प्राइस पर बेच रहे हो। लेकिन जब आप इंडेक्स फंड से अगर ये करना चाहोगे तो इंडेक्स फंड में तो आपको कल की NAV मिलेगी, फिर जब आप बेचोगे तब भी वो फिर बाद में डिसाइड होगी। तो इसकी वजह से इंडेक्स फंड में आप जो ट्रेडिंग वगैरह है ये आप बिल्कुल नहीं कर सकते। अगला फर्क है लिक्विडिटी का। भाई, इंडेक्स फंड में जब आप निवेश करते हो तो अगर आप वहां पर विड्रॉ रिक्वेस्ट डालोगे, पैसा उसमें से निकालोगे, तो वो 2 से 3 दिन में पैसा आपके बैंक अकाउंट में आएगा। लेकिन जब आप ATM में से पैसा निकालते हो तो आप उसी दिन उसे बेच सकते हो और अगले दिन पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अगला फर्क है प्रीमियम या डिस्काउंट पर ट्रेड करना। अब ETF, क्योंकि इसमें डिमांड एंड सप्लाई का खेल होता है, जब आप एक्सचेंज से कोई भी चीज़ खरीद रहे हो तो वहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई का खेल है, फंड हाउस से तो आप खरीद ही नहीं रहे हो, तो वहाँ पर एक चीज़ आ जाती है, वो है प्रीमियम या डिस्काउंट। अगर सडनली मार्केट ज़्यादा गिर गया, लेकिन मार्केट गिरेगा थोड़ा लेकिन ETF गिर जाएगा ज़्यादा, क्योंकि ETF में जो इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी पैनिक में आएंगे, वो ज़्यादा सेलिंग करेंगे। इसकी वजह से ETF का प्राइस इंडेक्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा नीचे आएगा, तो ये यहाँ पर अब डिस्काउंट पर ट्रेड होने लगेगा। हालांकि जब डिस्काउंट पर ट्रेड होता है तो जो एक्टिव इन्वेस्टर्स होते हैं, लाइक जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो मार्केट की ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, मुझ जैसे भी, तो फिर हम जैसे ही वो डिस्काउंट पर आता है तो हम जाके इंस्टेंट उसे बाय करते हैं कि भाई डिस्काउंट पे मिल रहा है, खरीद लो, क्योंकि वो उसकी एक्चुअल जो NAV है उससे कम पे मिल रहा होता है। एंड यहीं अगर मार्केट ज़्यादा बढ़ गया तो जो इंडेक्स है वो बढ़ेगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा उसका ETF थोड़ा परसेंटेज ऊपर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इन्वेस्टर्स को ज़्यादा उत्साह आ जाता है, वो ज़्यादा बाइंग कर देते हैं। तो इसकी वजह से ETF में जो डिमांड एंड सप्लाई का खेल है, इसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा डिस्काउंट और थोड़ा सा प्रीमियम चलता रहता है। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर बिगिनर्स के लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? उन्हें इंडेक्स फंड में निवेश करना चाहिए या फिर एक इंडेक्स के ETF में पैसा लगाना चाहिए? अब देखो, सब बात यह है कि दोनों ही ऑप्शन बेस्ट हैं अपने अपने लिए। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो, आपको मार्केट का नॉलेज नहीं है एंड आपके पास टाइम की काफ़ी कमी होती है कि आप मार्केट आवर्स में जाके उस ETF को बाय कर सको, तो अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपको इतने झंझटों में नहीं पड़ना, तो आप सिर्फ एक सिंपल सी SIP लगाइए और आप इंडेक्स फंड में पैसा निवेश करिए। लेकिन आपको मार्केट में थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव रहना है, मार्केट की आपको नॉलेज है, आप थोड़ी सी ज़्यादा रिटर्न कमाना चाहते हो, आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो फिर आपके लिए ETF एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन निकल कर आता है। एंड पर्सनली मैं ETF में ही पैसा निवेश करता हूँ, तो उनके लिए ETF काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। सो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने इंडेक्स फंड और ETF को काफ़ी डिटेल में कवर किया। मुझे लगता है मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको ETF इन्वेस्टिंग में वो गलतियां जाननी है जो आम निवेशक हर दिन करते रहते हैं, तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने ETF मिस्टेक्स को काफ़ी डिटेल में कवर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब मेरी मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।